हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं परम गंगवानी, आप लोगों का मैकेनिकल टीचर। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। मोस्ट ऑफ द क्लासेस मैं अभी जो आप लोगों की लेते रहूंगा वो रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में ही रहेगी, बट कुछ क्लासेस अपन बीच बीच में ऐसी जरूर लेंगे जिसमें मैं लाइव आऊंगा और उन क्लासेस में मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करने की मोस्ट ऑफ द कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कई ऐसे बेसिक्स हैं जो मुझे बताने बहुत जरूरी है। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे हो कि जिनको ये सारी बातें पता हो और उनको ये लेक्चर बोर ना हो, तो वो लोग ये लेक्चर को थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। बाकी जिनको नहीं पता है तो आराम से एक एक करके सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो नंबर्स जो है अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ नंबर, तो सबसे पहले बात करनी चाहिए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब वो सारे नंबर्स होते हैं जो आप काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक के। तो ये सारे नंबर्स 1 2 3 जितने भी नंबर्स इनफाइनाइट तक हमको पता है वो सारे काउंटिंग नंबर्स आपके होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट नंबर होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब जिसमें काउंटिंग नंबर्स तो सारे आएंगे ही, बट साथ में जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर 0 1 2 3 और अप टू सारे इनफाइनाइट नंबर्स ये हो जाते हैं आपके होल नंबर्स। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, जो कंप्लीट नेगेटिव नंबर्स है, जीरो है, और कंप्लीट पॉजिटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये सारे भी क्या होते हैं? इंटीजर्स। इसके बाद प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स मतलब वो सारे नंबर्स जो सिर्फ 1 के और खुद के टेबल में आते हैं। मतलब यानी इनके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और दूसरे खुद। तो कौन कौन से प्राइम नंबर्स होने चाहिए? कई बच्चों के दिमाग में आता है इसके बाद, सर 1 भी तो फिर 1 के टेबल में आ रहा है और खुद के भी आ रहा है। बट मैंने आपको साथ में एक और बात बोला कि इनके दो फैक्टर्स होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स, एक तो 1 और एक वो खुद। बट जब अपन बात 1 की करते हैं तो 1 अकेला एक ही फैक्टर 1 का होता है, वो 1 खुद होता है, उसके दो फैक्टर्स नहीं हो पाते, इसके लिए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे 2 से। तो 2 3 5 7 11, इस तरीके से आपके प्राइम नंबर्स भी इनफाइनाइट तक के जा सकते हैं। इसके बाद होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं है और 1 भी नहीं है। क्योंकि 1 जो है वो प्राइम भी नहीं होता है, कंपोजिट भी नहीं होता है। क्योंकि कंपोजिट का मेन फंडा क्या है कि जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स, मतलब 3 या उससे भी ज्यादा, तो दो से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर। अब 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर था, तो इसके लिए वो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो कंपोजिट नंबर्स में कौन से आ जाएंगे? तो जो ये प्राइम नंबर्स के छूटे हुए नंबर्स है एक्सेप्ट 1। जैसे अपन यहाँ बोल सकते हैं 4, फिर अपन बोल सकते हैं 6, फिर बोल सकते हैं 8। ऐसे बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स है। तो कंपोजिट नंबर्स भी याद रखे जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर भी होते हैं इनफाइनाइट तक के। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे तो आपने देखी। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब अपने को नंबर्स को डिवाइड करना होता है, क्लासिफाई करना होता है, तो अपन इन सारों के हिसाब से अगर करने जाएंगे तो एक नंबर दो दो तीन तीन चार चार कैटेगरीज में आएगा। तो इसीलिए अपन अब यहाँ पे नंबर्स को क्लासिफाई करते हैं और उसको अपन सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करें। तो नंबर्स के मेनली यहाँ पे अपन ने दो क्लासिफिकेशन किए, जिसमें एक को अपन ने बोल दिया रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और दूसरे हो गए इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर्स का मतलब है कि वो सारे नंबर्स जो आपको नंबर लाइन पे देखने के लिए मिलेंगे। आपने नंबर लाइन ड्रॉ करे होंगे 8th 9th क्लास में, आपने नंबर लाइन तो पढ़े ही होगी। तो नंबर लाइन के ऊपर जितने सारे नंबर्स आते हैं उनको अपन बोलते हैं रियल नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? तो ऐसे नंबर जिनको अपन सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं बट रियल में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अंडर रूट ऑफ -1, इसका कुछ कंप्लीट आंसर हमको मिलेगा नहीं।
तो इसका अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते कंप्लीट आंसर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और इसको डिनोट वैसे किया जाता है आई से, आई का मीन्स होता है आयोटा, लेकिन ये आपके चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए अभी अपन इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन बात करते हैं अब रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स अगेन डिवाइड हो गया दो टाइप्स में, इसमें से एक हो गए रैशनल एंड सेकेंड हो गए इररेशनल। रैशनल नंबर एंड इररेशनल। अब अपने को इस चैप्टर में यही दोनों टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करनी है। तो अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं रैशनल नंबर के साथ। तो क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, जिन भी नंबर को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं रैशनल नंबर्स। p अपॉन q के फॉर्म में जिनको हम लिख सके वो रैशनल नंबर्स होंगे। अब p और q इन दोनों में कंडीशन है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। तो p एंड q आर इंटीजर्स, p और q होने चाहिए इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको इसके पहले बता दिया है। साथ में एक और कंडीशन है कि q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब q 0 भी नहीं होना चाहिए और p और q दोनों होने चाहिए इंटीजर्स। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही अपन उन नंबर्स को कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों भी इंटीजर्स है, और ये दोनों जो है उनमें से जो 2 है वो आपका डिनोमिनेटर है, मींस वो आपका q हो गया इस क्वेश्चन के लिए। और ये 2 जो है ये 0 नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, दोनों भी इंटीजर्स होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। जैसे मैं एक और नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 3/4, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी अपन ने p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया है, तो ये भी रैशनल हो गया। 1/3 लिखूंगा तो ये यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है और दोनों भी इंटीजर्स है। ऐसे अगर आप माइनस में भी लिख लोगे -1/3, तो ये भी आपका रैशनल नंबर ही होगा। अब ये तो बात रही कि जब आपको रेशो में दिया गया हो तब आप बता सकते हो p अपॉन q के फॉर्म के लिए, बट अगर आपको डेसिमल्स में दिया रहेगा तो फिर आप कैसे बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 0.5 है कि नहीं, अगर अपन यहाँ बात करते हैं कि 0.5 क्या रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप इसके बारे में कैसे बोल पाएंगे। तो देखो 1/2 ये तो आपको पता था कि 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि p अपॉन q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब यही 1/2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, तो ये कितना बन गया 0.5। तो अगर ये 1/2 अगर रैशनल है तो ये 0.5 भी तो रैशनल ही होगा, ठीक है। तो 0.5 इसका मतलब ये तो हम श्योर है कि 0.5 तो रैशनल है। बट अब बाकियों के लिए आप याद कैसे रखो, जैसे 3/4 है तो ये क्या आएगा, इसका आएगा 0.75 आएगा। अब ये अगर 3/4 अगर रैशनल था तो 0.75 भी तो रैशनल होगा। बट पॉइंट में जब भी दिए रहेंगे तो क्या अपन इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखेंगे, बिल्कुल नहीं। अपन इसको कैसे चेक करेंगे कि आप अगर ये नंबर खत्म हो जा रहा है, जैसे पॉइंट के बाद 5 आया, एंड हो गया नंबर का, तो ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो अपन बोल सकते हैं कि जो भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये भी क्या होंगे, रैशनल नंबर। इसके बाद 1/3 मैंने यहां लिखा था, अगर आप 1/3 को अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट करो तो ये कितना आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 0.3333, और ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो अब 0.3333 कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में 3 रिपीट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, खत्म नहीं हो रहा होगा इसका कभी भी आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या आप बोल सकते हो रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन बार बार सेम नंबर वहां पे पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को भी, ऐसे डेसिमल नंबर्स को भी आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर्स बोलो। तो मैं यहाँ पे अब आपको और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर 0.25 और 25 के ऊपर अगर रिकरिंग का साइन दे तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा रैशनल नंबर।
डायरेक्टली आप इसको देख के बोल सकते हैं। कैसे बोल पाएंगे? क्योंकि जो रिपीट हो रहे हैं, कभी एंड नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट भी हो रहे हैं साथ में तो रिपीटिंग भी हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग को आप रिकरिंग वर्ड भी कह सकते हो, ये दोनों भी वर्ड यूज होते हैं, रिकरिंग। तो ये सारे हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर्स। उम्मीद है रैशनल नंबर आपको पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इन दोनों कंडीशंस के अलावा और कोई भी डेसिमल जो है वो रैशनल नंबर नहीं होते, और P अपॉन Q में Q अगर 0 है तो वो रैशनल नहीं होगा। ये सारी कंडीशन को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। इतनी कंडीशन के अलावा कोई भी और रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अब अपन बढ़ते हैं इरैशनल नंबर की तरफ। तो अब बात करते हैं इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर मतलब होते हैं वो सारे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में जिनको आप नहीं लिख पाओगे वो हो जाएंगे सारे इरैशनल नंबर्स। जैसे मैं आपको अगर बोलता हूं कि आप √2 को मेरे को लिख के बताओ, दो इंटीजर्स के रेशियो, तो आप ट्राई भी अगर करते हो तो आप क्या बोलोगे, सर इसको √2 अपॉन 1 लिख दो। बट √2 अपॉन 1 अगर अपन इसको लिखेंगे ना तो ये P अपॉन Q फॉर्मेट तो दिख रहा है, बट P और Q क्या दोनों भी यहाँ पर इंटीजर्स हैं क्या? तो मैं बोल सकता हूं क्लियरली कि जो √2 है वही आपका इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। इसकी वजह से ये जो P अपॉन Q का फॉर्मेट है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है कि दोनों भी इंटीजर्स हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और आप उसके फॉर्मेट में इसको लिख के बताओ तो ये नहीं पॉसिबल हो रहा है। तो क्योंकि ये नहीं पॉसिबल है, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो √2 है ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे अब आप कई और एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे आप बोलेंगे √3, तो ये भी क्या है, एक इरैशनल है। बट जब आप √4 बोलेंगे तो √4 का तो कंप्लीट आंसर 2 आता है, और जैसे इसका कंप्लीट आंसर मिलने लग गया तो फिर ये क्या बन जाएगा, अगेन रैशनल नंबर, तो ये फिर से रैशनल हो जाएगा। तो ये आपका इरैशनल नहीं रहेगा, ये बात को भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद अपन बात करेंगे कि अगर हमको ये रूट के फॉर्मेट में अगर नहीं दिखता है, अगर ये आपको डेसिमल के फॉर्मेट में अगर ये क्वेश्चन में आ जाए, तब आप इसको कैसे पहचानोगे? जैसे अगर कोई अपना रूप बदल के आ रहा है तो भी हमको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो √2 अपना रूप अगर बदलेगा तो कैसे बदलेगा, क्या फॉर्मेट में हमको दिखेगा? तो √2 की अगर आपको किसी को वैल्यू लर्न हो, ठीक है, तो आंसर क्या आता है इसका, शायद 1.41। देन इसके आगे भी और कई नंबर्स आते हैं, आप कैलकुलेटर में √2 करके देखिए, आपको 1 के बाद 1.41 और आगे बहुत सारे डिजिट्स मिलेंगे। ठीक है, और जिसकी कोई लिमिट नहीं है वो आगे और डिजिट्स आते ही जा रहे हैं, और वो कोई सेम डिजिट वहां पर रिपीट भी नहीं हो रहा है, कभी कोई आ रहा है, फिर कभी कोई आ रहा है, फिर कभी कोई और डिजिट आ रहा है। तो जब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग होना भी जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर कोई भी डेसिमल होता है तब आप क्या कह सकते हो कि वो क्या है, इरैशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ये हो गया हमारा इरैशनल नंबर, साथ में रूट वाले जो भी नंबर्स रहेंगे वो भी होंगे इरैशनल नंबर। अब इन दोनों टॉपिक्स में, रैशनल और इरैशनल में, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे पूछ सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके उन सारे क्वेश्चंस का जरूर आंसर करूंगा। ठीक है, अब ये अगर इतना क्लियर है तो इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पे अब अपन बात करते हैं। प्राइम फैक्टर्स अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं 8 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे साइड में नंबर लिख लेता हूँ 8, और 8 सबसे पहले किससे डिवाइड होता है, कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो 8 डिवाइड होता है सबसे पहले किससे, 2 से। तो अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड कर लूं तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 4 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 4 अगेन डिवाइड होता है 2 से, फिर मिलेगा कितना हमको, 2, फिर अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स हमको कौन कौन से मिल गए, तो 8 के फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये हो गए 8 के प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर हमको जो भी फैक्टर्स मिले वो देख लो आप सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पे सारे 2 ही आए और 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट एक नंबर लिखते हैं 36। 36 के अगर फैक्टर्स निकालें तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो 36। ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा।
आपको कोई भी नंबर दिया हो, सबसे पहले अगर प्राइम फैक्टर्स निकालना है तो आप सबसे पहले प्राइम नंबर 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, इसलिए आप सबसे पहले 2 से इसको चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 36 को मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लिया, तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे 18। फिर 18 जो है वो 2 से डिवाइड होता है तो नंबर मिलेगा 9। देन 9 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, होता ही नहीं है भाई 2 से, ये 2 से कैसे डिवाइड हो जाएगा सर, ये डिवाइड किससे होगा 3 से, तो अगेन ये डिवाइड होगा 3 से तो वैल्यू मिलेगी 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो 2 2 3 3 ये हमको इसके फैक्टर्स मिल गए, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये होगा इसके फैक्टर्स। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर मुझे बोला जाता है कि आप HCF फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है, तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हमको सिर्फ देखना है कि इनमें क्या क्या कॉमन है, और जो इनमें कॉमन होगा वही कहलाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस यहाँ पर भी एक 2 है और यहाँ पर भी एक 2 है, तो ये हो जाएगा 2, इसका एक कॉमन फैक्टर, अगेन एक 2 यहाँ पर है, एक और 2 यहाँ पर है, ये एक और 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 2 2 सा कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला 8 और 36 का, वो कितना आ रहा है 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने होते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, कौन से प्राइम नंबर से सबसे पहले डिवाइड होगा, वो 2 से होगा कि 3 से होगा कि 4 से होगा। तो ये आपको पता करने के लिए सीखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी क्या होती है, आइए अपन सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं, डिविजिबिलिटी। चलिए अब देखते हैं क्या होती है डिविजिबिलिटी। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नंबर लिख देता हूं 4 6 8 9। अब क्या ये नंबर को मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा या नहीं, ये मुझे जानना है। अब ये जानने के लिए मेरे को जरूरी नहीं है कि 2 से इस नंबर को पूरे को डिवाइड करके चेक करना पड़े। अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं। इसके यूनिट डिजिट को अगर चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा है 9, तो मेरे को 2 की डिविजिबिलिटी के लिए ये चीज पता है कि लास्ट में 2 से डिविजिबल होने के लिए 2 की डिविजिबिलिटी अपन यहाँ पे चेक कर, ठीक है। तो 2 की डिविजिबिलिटी ये बोलती है कि अगर इसका यूनिट डिजिट जो है उसके लास्ट में, यूनिट डिजिट के लास्ट में अगर 0 2 4 6 या फिर 8 ये डिजिट्स होते हैं, यानी कि इवन नंबर्स अगर इसके यूनिट डिजिट पे होते हैं तो ही वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो 9 है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 9 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की। तो अगर मेरे को 3 के लिए चेक करना, 3 की डिविजिबिलिटी मुझे देखनी है, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे डिजिट्स की सम करना। तो अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ आप ऑल डिजिट्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो डिविजिबल है क्या, तो ये शुड बी डिविजिबल बाय 3, शुड बी डिविजिबल बाय 3। जो भी आपका सम ऑफ द डिजिट रहेगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। जैसे यहाँ पे 4 6 8 9 है, आप इसकी सम कर लो, 4 + 6 + 8 + 9 कितना हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27। अब 27 का हमको इजीली पता है कि 27 तो डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब 4 6 8 9 ये भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अब इसके बाद अपन देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी क्या है, बार बार नहीं लिखते, 4 की डिविजिबिलिटी अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको ना लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं, जैसे कि यहाँ पे बन रहे लास्ट 2 डिजिट्स 89। अब 89 सिंपली आप बता दो क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या, 2 से ही नहीं है तो 4 से कैसे होगा, जब 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो 4 से नहीं होगा। या आप सिंपली बोल सकते हो कि जो 89 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसके लिए 4 6 8 9 ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या था, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट नंबर, लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर रहेगा वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से, शुड बी डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4। इसके बाद 5 के लिए देख लेते हैं। तो जब अपन 5 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 5 की डिविजिबिलिटी में होता है कि लास्ट में इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट इसका होना चाहिए
0 या 5, यूनिट डिजिट 0 या 5, ये दो ही होने चाहिए तो ही वो डिविजिबल होगा 5 से, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में तो 0 नहीं है 5 भी नहीं है, तो ये भी 5 से भी डिविजिबल नहीं है कंप्लीट नंबर। 6 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है, तो 6 के लिए क्या करोगे आप, 6 की डिविजिबिलिटी आप सिंपली चेक कर लो 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी को आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको 6 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको ये दोनों डिविजिबिलिटी जो है ना, ये आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी 6 के लिए। अगर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और सेम नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो इजीली वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 6 से। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 की डिविजिबिलिटी। 7 की डिविजिबिलिटी कई बच्चों को नहीं पता रहती है, तो इसको आप ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पर 4 6 8 9 दिया हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, मैं आपको पहले 3 डिजिट्स के लिए समझाता हूँ। मैं अगर कोई एक नंबर ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 237, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 7 है ये 7 को डबल करो, मतलब यूनिट डिजिट के नंबर को आपको डबल करना है। 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, और ये 23 को एज इट इज लिख दो 23, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 23 में से अगर 14 गए तो इसका डिफरेंस आ जाएगा, और 23 माइनस 14 करते हैं तो 6 + 3 9, तो इसका डिफरेंस आ गया 9। 23 में से 14 गए तो डिफरेंस आ रहा है 9। क्या 9 डिविजिबल है क्या 7 से? इनके डिफरेंस को चेक करो, ये जो भी आएगा यहाँ पर हमको जो भी मिलेगा ये डिविजिबल होना चाहिए 7 से, और ये क्योंकि डिविजिबल नहीं है 7 से, इसके लिए जो हमारा नंबर है मतलब 237, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा 7 से, ठीक है। तो 7 की डिविजिबिलिटी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख के रख लो। आपको जो डिजिट यूनिट डिजिट पे रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, डबल कर लो उसको, और जो आपका बचा हुआ जो शुरुआत का जो नंबर है उसमें से इसको माइनस करो। माइनस करने के बाद आपको जो डिफरेंस मिलता है वो डिफरेंस होना चाहिए डिविजिबल बाय 7। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ही आपका ये नंबर भी जो है वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। अब इसके बाद 8 और 9 की डिविजिबिलिटी तो आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आप बस 2 और 4 की डिविजिबिलिटी को चेक कर लो। देन 9 की डिविजिबिलिटी के लिए आप अगेन सम ऑफ द डिजिट्स कर लो, और वो अगर डिविजिबल बाय 9 हो गए तो वो भी डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीट नंबर, जैसे अपन ने 3 की डिविजिबिलिटी के लिए किया था। तो ये हो गई सारी डिविजिबिलिटीज। ये अपन ने इसीलिए पढ़े ताकि आपको फैक्टर्स निकालने में आसानी होनी चाहिए, आपको फटाफट पता चलना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी अगर आपको अच्छे से आती है, आप प्राइम फैक्टर्स जल्दी निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स जल्दी निकलेंगे तो हम एचसीएफ जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आज की क्लास में अपन रुकते हैं इसी पे, कल अपन फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कल या परसों जब पॉसिबल हुआ, कल या परसों तक आपकी पक्का नेक्स्ट क्लास लग जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे होंगे, साथ ही साथ एचसीएफ और एलसीएम इसको भी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।